हेलो एवरीवन। अगर आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टेक्नीशियन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको स्किप किया तो समझ लेना कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने मिस कर दी। देखें, इस वीडियो में ना आप लोगों को बताना है कि एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को आप इन्वर्टर कंप्रेसर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, इसका इंटरनल कंडेंसर लीक हुआ है। हमने इंटरनल कंडेंसर को रिमूव करके इसके साथ एक एक्सटेंशन लगाया हुआ है कंडेंसर का। 1/10 हॉर्स पावर का कंडेंसर है और जो इंटरनल कंडेंसर था इसका वो तकरीबन 28 फुट था और अभी जो नया कंडेंसर हमने इसके साथ जोड़ा हुआ है वो 22 फुट है। तो ऐसा क्यों किया है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जो भी वैक्यूम पंप वैक्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर के लिए, आपका वैक्यूम पंप जो है ना वो हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, यानी बिल्कुल आला क्वालिटी का होना चाहिए। ये मेरे पास वैक्यूम पंप है, आप देख लें। इसमें दो टाइप के स्केल हैं, एक मिली बार है और एक इसमें पास्कल है। ठीक है, मिली बार में जो आपका कंप्लीट वैक्यूम है वो 0 तक होता है, जबकि जो पास्कल में आपका कंप्लीट वैक्यूम होता है वो 1,01,325 पास्कल होता है। ठीक है, तो जब ये पॉइंटर आपका 0 तक पहुंचता है तो उस वक्त आपका जो कंप्लीट वैक्यूम है ना वो हो जाता है। अच्छा, ये जो वैक्यूम पंप है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। इसका जो मॉडल नंबर है आप देख लें। ये ख़ास तौर पर R600, R410 और R32 की यूनिटों के लिए बहुत ही मुफीद है। अब देख लें इसमें इसका जो मॉडल नंबर है वो MK40DS है। डबल स्टेज है, डबल स्टेज का मतलब यानी दो पिस्टनों वाला है और डुअल वोल्टेज वैक्यूम पंप है, यानी आप इसको 110 और 220 दोनों वोल्टेज पर चला सकते हैं। साथ ही साथ इसका डेटा देख लें, हर्ट्स इसका फ्रीक्वेंसी 50 to 60 और इसके जो किलो वाट है वो 0.19 यानी 190 वाट का है और आरपीएम जो है ना वो इसके 1720 आरपीएम और 1440। अगर आप इसको 110 पर चलाएंगे तो ये 1440 आरपीएम देगा, अगर आप इसको 220 पर चलाएंगे तो ये 1720 आरपीएम देगा। तो अगर आप इस वैक्यूम पंप के ज़रिए से रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर को वैक्यूम करेंगे तो ये आपके रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर को 99% कंप्लीट वैक्यूम कर सकता है। क्योंकि 100% वैक्यूम तो पॉसिबल नहीं है, तो 99% ये आपका कंप्लीट वैक्यूम करेगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि यूनिट के अंदर कोई भी एयर, कोई भी मॉइस्चर बाकी नहीं रहेगा और आपकी कंप्रेसर पर जो है ना कोई भी एक्स्ट्रा वर्किंग लोड नहीं आएगा। तो अभी मैं इस रेफ्रिजरेटर को वैक्यूम करने लगा हूँ। सबसे पहले जो हम इसमें रेड पॉइंटर है उसको सेट करेंगे जो इसका मेन पॉइंटर है उसके साथ, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि वैक्यूम जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये रेड पॉइंटर पहले एडजस्ट कर दें आप दूसरे पॉइंटर के साथ, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि यहीं से वैक्यूम जो है ना वो शुरू होगा। तो अभी हम वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये वैक्यूम पंप हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो वैक्यूम कर सकता है। वैक्यूम पंप को हमने ऑन किया हुआ है और इस वक्त रेफ्रिजरेटर आपका वैक्यूम हो रहा है। तकरीबन 20 से 25 मिनट आप इसको ज़रूर दें वैक्यूम करने के लिए, ताकि वैक्यूम करने के दौरान कोई भी एयर या कोई भी मॉइस्चर यूनिट के अंदर बाकी ना रहे। अच्छा, कंप्लीट वैक्यूम आपका तभी होगा जब ये पॉइंटर आपका 1000 तक पहुंच जाए, यानी 0 तक पहुंच जाए। क्योंकि पास्कल ज़रब 100 में है, तो 1000 में अगर आप 100 को ज़रब करेंगे तो ये 1 लाख के बराबर हो जाता है और 1,01,325 पास्कल जो है ये एक कंप्लीट वैक्यूम है। अच्छा, इसका इंटरनल कंडेंसर हमने 28 फुट का रिमूव किया है और बाहर इसके साथ 22 फुट का कंडेंसर लगाया हुआ है। क्योंकि वो इंटरनल था, उस पर हवा नहीं लग सकती थी, तो वो बड़ा लगा हुआ था। ये अब हमने छोटा इसलिए लगाया है कि चूँकि इस पर हवा जो है फ्रीली लग सकती है। लेकिन याद रखिए कि दोनों कंडेंसर के दरमियान 1 इंच का गैप कम से कम होना चाहिए। ये इस यूनिट का कंप्रेसर है, कलधरन कंपनी का है और 1/4 हॉर्स पावर का। और अच्छा, इसका जो इंटरनल कंडेंसर हमने 28 फुट का ख़त्म किया हुआ है और इसके साथ हमने एक एक्सटर्नल कंडेंसर लगाया हुआ है 1/10 हॉर्स पावर का। तो 1/10 हॉर्स पावर का कंडेंसर हमने थोड़ा सा छोटा लगाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि चूँकि कंडेंसर हमने बाहर लगाया हुआ है तो उस पर एयर फ्रीली जो है ना वो लग सकती है, तो इस वजह से ये आपके उस 28 फुट के कंडेंसर का काम ही देगा। अच्छा, इस रेफ्रिजरेटर का डेटा अगर आप थोड़ा सा देख लें तो आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल वगैरह सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये है कि इसकी नॉमिनल इनपुट 175 वाट यानी तकरीबन 1/4 हॉर्स पावर का इसको कंप्रेसर लगता है और इसमें जो लगा हुआ है ये कंप्रेसर जेन्युइन है इसका। ठीक है,
और ये नॉमिनल करंट इसका 1.16 एम्पियर है, ठीक है, 1.16 एम्पियर। तो अभी हम जब इसको तैयार कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि कितना करंट लेता है, तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगी कि मैं जो चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो क्या है। तो इस वक्त वीडियो को हम 20 मिनट तक तकरीबन होल्ड करेंगे ताकि वैक्यूम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम दोबारा बात करेंगे। तो इस वक्त वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि पॉइंटर 1000 पर आपको शो हो रहा है, और 1000 को अगर आप पास्कल के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 1 लाख के आसपास के बराबर है, और 1,01,325 पास्कल जो है ना वो आपका कंप्लीट वैक्यूम होता है। तो अब हमने वैक्यूम पंप को ऑफ़ करना है और इसको रेफ्रिजरेटर से हटाना है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें किए हुए हैं। एक स्टैंडर्ड वैक्यूम पंप यूज़ किया, दूसरा कंडेंसर का जो साइज़ है वो परफेक्ट लगाया, और तीसरी अब हम जो रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे वो जनरेटर हॉनीवेल जो कि ओरिजिनल क्वालिटी का रेफ्रिजरेंट है वो हम यूज़ करेंगे। यस सर। तो अभी हमने वैक्यूम पंप को रेफ्रिजरेटर से हटाया है, और अब इसमें हमने R134A का रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है। लेकिन उससे पहले जब हम चार्जिंग पे रेफ्रिजरेटर को लगा दें, हमने पहले जो चार्जिंग हुज के अंदर एयर है उसको भी पर्च करना है, ताकि कोई भी 1% या 0.1% की हवा भी आपकी यूनिट के अंदर ना रहे, क्योंकि थोड़ी सी भी हवा आपके कंप्रेसर के वर्किंग लोड को बढ़ाती है। तो हम पहले चार्जिंग हुज को अच्छी तरह से पर्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसको अभी पर्च करने लगा हूँ। हाई प्रेशर गेज के ज़रिए से अगर हम इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखिए हमने पर्च किया है, जो चार्जिंग हुज के अंदर एयर थी वो गैस के साथ ही तकरीबन निकल गई। अब रेफ्रिजरेटर को अच्छे तरह से वैक्यूम करने के बाद और इसकी चार्जिंग उसको पर्जिंग करने के बाद मैं जो भी रेफ्रिजरेंट इसमें चार्ज करूँगा वो बिल्कुल 100% साफ़ और शफाफ पाक होगा। ना यूनिट के अंदर मॉइस्चर है, ना यूनिट के अंदर कोई एयर है, तो इस वजह से कोई भी हेड प्रेशर जो है ना हमारे कंप्रेसर का वो नहीं बढ़ेगा। तो अभी हमने रेफ्रिजरेटर को ऑन करना है और वक्फे वक्फे से हमने रेफ्रिजरेंट जो है वो चार्ज करनी है इसमें। लेकिन याद रखें कि अपने रेफ्रिजरेटर को बिल्कुल एकदम से तेज़ी से चार्ज नहीं करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को फास्ट मोड पे चला रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो की साइज़ कम हो। इसको ले लें पहले। इस वक्त रेफ्रिजरेटर ऑन हो चुका है और तकरीबन 0.5 एम्पियर जो है ना इसका करंट इस वक्त ले रहा है, आप देख रहे हैं। जो ये रेफ्रिजरेटर कूलिंग करेगा, साथ साथ इस कंप्रेसर की जो वर्किंग लोड है यानी एम्पियर है, करंट है, वो भी कम होता रहेगा। एक बार फिर बताता चलूँ कि हमने 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें की हैं। परफेक्ट वैक्यूम किया हमने, परफेक्ट कंडेंसर का साइज़ लगाया, और परफेक्ट क्वालिटी का रेफ्रिजरेंट हम इस रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल फ्रीली कोई भी वर्किंग लोड वो एक्स्ट्रा जो है ना वो नहीं ले रहा। या अब आधे घंटे के बाद हम फिर से रेफ्रिजरेटर को इस वक्त चेक कर रहे हैं, तो ये 0.4 एम्पियर का करंट इस वक्त ले रहा है, और रेफ्रिजरेटर जो है वो अच्छी तरह से कूलिंग कर रहा है इस वक्त। अभी आप इसकी कंडेंसर की कंडेंसेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत परफेक्ट कंडेंसेशन हो रहा है इस वक्त। जो 1/10 हॉर्स पावर का कंडेंसर हमने लगाया हुआ है वो बेसिकली सब कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सब कूलिंग का मतलब कि जो रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी वेपर से लिक्विड में चेंज हो चुका है, वो अब मज़ीद ठंडा होने के लिए जो 1/10 हॉर्स पावर का कंडेंसर है उसमें मज़ीद ठंडा होगा। तो अगर मज़ीद ठंडा होगा तो इवापोरेटर में जाकर ये अच्छी तरह से वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर सकेगा। अच्छा, शुरू में आपने इस रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर आपने रखना है 8 से 9 पीएसआई तक, ठीक है। तो जो ये कूलिंग करेगा उस कूलिंग के साथ साथ जो कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर है और इवापोरेटिंग टेम्परेचर है, ये दोनों जो है ना वो कम होते रहेंगे। तो अभी आप इसको देख लें एक नज़र, इसमें अभी कूलिंग हो रही है। मैं बाद में इस पर थर्मामीटर भी लगाऊंगा, आपको टेम्परेचर शो करूँगा।
अभी अगर इसका सक्शन प्रेशर हम देखेंगे तो सक्शन प्रेशर इसका तकरीबन 9 पीएसआई है इस वक्त, या 8 पीएस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अब जूं ये कूलिंग करेगा इसका सक्शन प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता रहेगा। आप लोग देख लें, जनरेटर हनीवेल जो यूएसए का रेफ्रिजरेंट है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का रेफ्रिजरेंट है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मल्टीमीटर पर इस वक्त करंट 0.4 एम्पियर है। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद आप इसका सक्शन प्रेशर देख सकते हैं, ये 3 से 4 पीएसआई तक शो हो रहा है। चूँकि इवापोरेटर में टेम्परेचर काफ़ी डाउन है इस वक्त, तो इस वजह से प्रेशर जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। करंट आप चेक कर लें तो 0.3 एम्पियर इस वक्त करंट ले रहा है, आप मल्टीमीटर पर देख सकते हैं। इसका टेम्परेचर हम देखते हैं कि इवापोरेटर के अंदर टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए मैंने थर्मामीटर को लगाया हुआ है। आप थर्मामीटर पर देख सकते हैं, थर्मामीटर पर आप रेट स्केल में देख सकते हैं जो एक्सटर्नल स्केल है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी थोड़ा सा कम है, पॉइंटर आप देख सकते हैं। तो ये -12, तकरीबन -12 तक टेम्परेचर इस वक्त इवापोरेटर में मेंटेन हो चुका है। टोटल तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट तक चलने के बाद ये पानी जो है ना बर्फ़ में तब्दील हो चुका है। आप लोगों ने खुद देख लिया, टेम्परेचर इसका -13 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त शो हो रहा है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली चेक किया कि नॉन इन्वर्टर का कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर की तरह परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसके पीछे सिर्फ 3 वजूहात हैं कि हमने अच्छा वैक्यूम किया, फिर उसके बाद कंडेंसेशन हमने अच्छी तरह से की, और तीसरी चीज़ कि हमने रेफ्रिजरेंट जो है वो आला क्वालिटी का इस्तेमाल किया। अगर मेरे तमाम वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।